It is the fourth topic of the first unit, History of English Literature is the name of the paper, as we have already covered so many topics in history of English literature, and it is the Barren Age. The Barren Age spans from 1400 to 1485. As the term or the name of the age is a barren age, it is the blank और ये एक ऐसा पीरियड है, ब्लैंक पीरियड कहते हैं इसको लिटरेचर में, या फिर हम कह सकते हैं लिटरेचर का सूखा काल। क्या कह सकते हैं? बैरन मीन्स सूखा होता है, सूखा काल है ना। इट मीन्स so many things what has means the things before the barren age, it is the age of Chaucer, and before Chaucer is it is एंग्लो नॉर्मन एज है ना। एंग्लो नॉर्मन एज से पहले हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड यानी कि एंग्लो सैक्सन एज देखा था। तो उस टाइम पीरियड में इसके मुकाबले मतलब बैरन एज के मुकाबले काफ़ी कुछ लिखा गया। बट एज कम्स द बैरन एज, we did not see so many development in literature, and we did not come across the writers who have experimented a lot है ना। But little bit we see the development in the form of the imitation, in the form of we say the followers of Chaucer, right? Because the influence of Geoffrey Chaucer was a lot in not only in England but also outside the England. It is Scotland, it is other countries, है ना। writers influenced from the works of Chaucer. तो जेफरे चॉसर जो कि इससे पहले की एज में हमने देखा था 1340 से 1400 है ना। 1340 टू 1400 जो हमने देखा था वो क्या था? एज ऑफ चौसर था। उस समय हमने देखा कि भाई द फ्लरिशिंग और द बिकमिंग और इमर्जिंग ऑफ रेनेसा है ना। द इमर्जेंस ऑफ रेनेसा वी सी इन मिड 14th सेंचुरी। तो मिड 14th सेंचुरी में जैसे ही रेनेसा आया वैसे ही कई सारी चीज़ें मतलब जो है आर्ट्स कल्चर और आर्ट और कल्चर और साइंस को हो हर तरह से मतलब जो है इंग्लैंड में डेवलपमेंट हुआ। तो लेकिन लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो 15th सेंचुरी में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है ना। हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो 15th सेंचुरी इज रेफर्ड टू एज बैरन टाइम है ना। बैरन टाइम या फिर बैरन एज कह सकते हैं। तो लिटरेचर का सूखा काल, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं गई। जैसे कि जेफरे चौसर के टाइम पे जेफरे चौसर थे, जॉन गार थे, विलियम लैंगलैंड, ऐसे कई सारे राइटर्स जो है इसमें उसमें देखते हैं। तो और इंग्लिश एज ए नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड ऑल्सो डेवलप्ड इन 14th सेंचुरी ओनली है ना। जेफरे चौसर हैज़ अ ग्रेट contribution. He just contributed a lot to establish English as a national language of England है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज को एज ए नेशनल लैंग्वेज इस्टेब्लिश करने में और एक फॉर्म है ना, एक सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज देने में जो है काफ़ी बड़ा रोल रहा। लेकिन जैसे जैसे मतलब ये चीज़ें बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे हम देखते हैं लिटरेचर में इंग्लिश में जो है चीज़ें लिखी जाने लगी वहाँ से। क्योंकि इससे पहले हमने क्या देखा था भाई? एंग्लो नॉर्मन एज में क्या था? एंग्लो नॉर्मन एज में हमने देखा भाई फ्रेंच नॉर्मन्स जो थे है ना, फ्रेंच नॉर्मन्स या फिर नॉर्मन फ्रेंच को हम कहेंगे। नॉर्मन फ्रेंच जो थे वो अपने साथ क्या लेकर आए? वहाँ का कल्चर लेकर आए, वहाँ के लैंग्वेज लेकर आए है ना। और कई सारी चीज़ें मतलब जो है उनकी, चाहे वो राजशाही परंपरा थी या फिर उनके लिटरेचर था, वो उन लोगों ने मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंस किया इंग्लैंड में। तो फिर हम देखते हैं कि इंग्लैंड बिकेम ट्राइलिंगुअल कंट्री, राइट। यहाँ पर जो है इंग्लैंड क्या बन जाता है? ट्राइलिंगुअल कंट्री बन जाता है। वो चाहे फ्रेंच, एक तो फ्रेंच लैंग्वेज थी, एक लैटिन लैंग्वेज थी और तीसरी क्या थी? इंग्लिश लैंग्वेज। तो फ्रेंच जो थी वो कोर्टली लैंग्वेज हो गई और एलीट क्लास की लैंग्वेज हो गई। देन लैटिन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ चर्च है ना। मेनली वहाँ पर जो है रिलीजियस लैंग्वेज हो गई, केवल सरमन्स और गॉस्पेल्स और ये सब चीज़ें जो है मतलब लैटिन वहाँ तक सीमित हो गया।
लेकिन कॉमन लैंग्वेज जो थी मिडिल क्लास या फिर लेमैन लैंग्वेज जो थी वो क्या थी, इंग्लिश, है ना, जो कि पहले से ही यहाँ पर जो है उनकी लैंग्वेज थी। लेकिन बैरन टाइम की अगर हम बात करते हैं, बैरन एज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये रफली इट इज़ फ्रॉम 1400 टू 1485 एंड वी सी द फॉलोअर्स ऑफ जेफरे चॉसर इन इंग्लिश पोएट्री। मेनली अगर हम लिटरेचर में करेंगे बात, तो जो है जेफरे चॉसर का जो इन्फ्लुएंस था, ठीक है, और उनके जो फॉलोअर्स थे, केवल उनका ही हम थोड़ा बहुत डेवलपमेंट देखते हैं। तो जिस ट्रेडिशन में जेफरे चॉसर ने लिखा था, उसी ट्रेडिशन उसी स्टाइल में उन लोगों ने जो है चीजें लिखी। समझ में आ रहा है ना? जी सर। जिन लोगों ने स्कॉटलैंड में जेफरे चौसर को फॉलो किया वे कहलाए द स्कॉटिश Scottish प्रोसीजन। Chaucerians. Okay, so Scottish Chaucerians were the poets who followed Geoffrey Chaucer in Scotland. In poetry, just the development we see the followers of Geoffrey Chaucer as divided into two groups: English Chaucerians and Scottish Chaucerians. Right. So who were and who the poets? The name of the poets who followed Geoffrey Chaucer in England were John Skelton, the big name, okay? John Skelton, John Lydgate were there, Thomas Occleve and Occleve, Thomas Occleve. So these three writers were the most famous who followed Geoffrey Chaucer. जॉन स्केल्टन बहुत बड़ा नाम है भाई। पहले इन्होंने एक ऐसी पोएम लिखी, इन्होंने एक ऐसी पोएम लिखी थी जो कि स्पैरो, स्पैरो एक स्पैरो इज अ बर्ड, है ना, स्पैरो एक बर्ड है जो उसके डेथ के ऊपर पोएम लिखी भाई। स्पैरो के ऊपर, मतलब हम कहते हैं कि इसको पहली एलिजी जो कि किसी एक एनिमल के ऊपर लिखी गई, है ना, किसी एक बर्ड के ऊपर लिखी गई, वो जॉन स्केल्टन ने मतलब उसकी याद में, उसकी मेमोरी में, है ना, तो वो पोएम लिखी। सो फ्रॉम दिस पॉइंट only we say that John Skelton was the first who wrote and who dedicated his poem to a bird, है ना, बर्ड को लेके पोएम लिखी। ऐसे जॉन लिडगेट है, थॉमस ऑक्लेव है, these three writers mainly who followed Geoffrey Chaucer in England and in Scotland. The very first poet or writer we see King James I of Scotland. King James I of Scotland, who followed Geoffrey Chaucer while he was in prison, in a prison, है ना, वो इंग्लैंड के एक प्रिजन में थे। There he wrote a very famous book called King's Square. What was the name of the book? King's Square or King's Book. The King's Book is also the another name for the book. It is an autobiographical love poem written in 7-lined stanza. We have already discussed a lot about Scottish Chaucerian and English Chaucerian. Therefore, I'm just having a little bit pace. थोड़ा बहुत मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल्ड में, तो थोड़ा बहुत कर्सरी ग्लांस देते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो एक जो कि सबसे पहले चौसर को इंग्लैंड में फॉलो किया, उन लोगों का हमने देखा, और उसके बाद जो है चौसर को स्कॉटलैंड में फॉलो किया। किसने सबसे पहले उसमें थे? किंग जेम्स वन, ठीक है, किंग जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड। मैंने बताया था कि किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड में भी एक जो है किंग जेम्स वन आए बाद में, आगे जाके 17th सेंचुरी में, ठीक है, उसका नाम भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही किंग जेम्स वन कहाँ के? स्कॉटलैंड के किंग जेम्स वन की, जिन्होंने की वाइल इन प्रिजन ही रोट अ बुक कॉल्ड द किंग्स बुक, है ना। It was an autobiographical love poem, but it is written mainly in 7-line stanza. There were so many stanzas in this poem. बहुत सारी मतलब स्टैंजा थे, लेकिन इन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया, ठीक है, एक नए ट्रेडिशन में ये पोएम लिखी। वो था 7-line स्टैंजा में, 7-line स्टैंजा में, ठीक है। हर स्टैंजा इनका जो था 7 लाइन में डिवाइडेड था भाई, 7 लाइन में डिवाइडेड था और एक फिक्स्ड पैटर्न में था। क्या था? फिक्स्ड पैटर्न। ये इसके अंदर था एक रिदमिक पोएम थी,
ठीक है, एक फिक्स पैटर्न में लिखा गया था और 7 लाइन स्टैंजा में लिखा गया था. देन this type of poem which is written in 7 line stanza, especially having or focusing on a particular rhythm, a particular meter, or a particular pattern, is known as rhyme royal. Therefore, because it is started by a king, by a royal person, therefore this pattern or the tradition or the structure of such poems or this particular poem is known as rhyme royal. The poem which is written in rhyme royal. ठीक है, तो इस प्रकार की जो पोएम जो कि 7 लाइन स्टैंजा में लिखी गई हो और उसमें भी उसका एक खास पैटर्न हो, ठीक है, उसमें एक खास पैटर्न हो, एक मीटर हो, उसमें पोइटिकल मीटर हो, ठीक है, एक रिदम हो, तो उसको उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? राइम रॉयल कहेंगे. क्या कहेंगे? राइम राइम रॉयल. तो इन्होंने जो अपनी पोएम लिखी वो किस में लिखी थी? राइम रॉयल में लिखी थी. क्योंकि ये जो पैटर्न था वो किसने फॉलो किया था? क्योंकि किंग ने फॉलो किया था, देयरफॉर रॉयल इसका नाम पड़ा है ना. एक रॉयलिस्ट ने ये पोएम लिखी, इस एक नया जो है ट्रेंड में पोएम लिखी, एक नई ट्रेडिशन में पोएम लिखी, तो जो है इसको क्या कहलाया? ये स्टैंजा फॉर्म, 7 लाइन स्टैंजा फॉर्म की बात हो रही है. ठीक है, ये 7 लाइन स्टैंजा फॉर्म जो है इसका नाम रखा, क्या नाम रखा? राइम रॉयल. समझ में आया होगा. तो इस ऐसे प्रकार की जो पोएम जो कि खास 7 लाइन स्टैंजा में लिखी गई हो उसे बोलेंगे 7 लाइन स्टैंजा को बोलेंगे राइम रॉयल. ठीक है. तो अदर पोएट्स हु फॉलोड जेफरे चॉसर आर रॉबर्ट हेनरीसन, विलियम डनबार और गेविन डगलस, है ना, गेविन डगलस और गेविन डगलस. तो ये 3-4 नाम जो है आपको याद रखने हैं. इंग्लिश चॉसरियन में जॉन स्केल्टन, जॉन लिडगेट, थॉमस ऑक्लेव. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द सरनेम ऑफ दीज पोएट्स, नॉट द वेरी फर्स्ट नेम, है ना. जो फर्स्ट नेम हो याद हो या ना हो, लेकिन सरनेम जरूर याद होना चाहिए. स्केल्टन बोलो, लिडगेट बोलो, ऑक्लेव बोलो, है ना, ऑक्लेव. और यहाँ पे किंग जेम्स वन हो गए, स्कॉटलैंड में फॉलो किया जिन्होंने, है ना. और यहाँ पे एक हो गए रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबार और गेविन डगलस. ठीक. तो भाई ये 3-4 बड़े नाम जो कि पोएट्री में है. पोएट्री में मतलब जो है लोगों ने मेनली चौसर को फॉलो किया, इसीलिए द इमिटेटर्स ऑफ चौसर या फिर फॉलोअर्स ऑफ चौसर, द पर्सन हु जस्ट रोट इन द सेम फॉर्म व्हाट वाज स्टार्टेड बाय जेफरे चौसर, है ना. तो उसी फॉर्म पे लिखा, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? स्कॉटिश और इंग्लिश चौसरियन. यहाँ पर मैं खास बात बता दूं, विलियम डनबार वॉज अ ग्रेट, अ बिग नेम, है ना, एक बड़ा नाम है जो कि स्कॉटिश, यहाँ पे हम चौसर ऑफ स्कॉटलैंड कहते हैं इसको. क्या कहते हैं? चौसर ऑफ स्कॉटलैंड. चौसर ऑफ स्कॉटलैंड क्यों कहते हैं भाई? एक देखो कितना बड़ा टाइटल इसको हमने दिया, क्योंकि इन्होंने सेम जो है जितने जो कंट्रीब्यूशन जो है जेफरे चौसर का इंग्लैंड में है, वैसा ही कंट्रीब्यूशन जो है डनबार का स्कॉटलैंड पे है. ठीक है, स्कॉटलैंड की पोइट्री या फिर वहाँ का जो लिटरेचर है उसको आगे बढ़ाने के लिए सेम जो कंट्रीब्यूशन है उसी लेवल पे डनबार ने भी किया. और एट द सेम टाइम ही ऑल्सो फॉलोड जेफरे चौसर, है ना, अ लॉट. तो जेफरे चौसर को भी बहुत ज़्यादा फॉलो किया, इमिटेट किया, और वैसा ही कंट्रीब्यूशन जो है इनका कहाँ है? स्कॉटलैंड में है. इसीलिए स्कॉटिश चौसर ऑफ स्कॉटलैंड भी इनको हम कह रहे हैं. ठीक है. प्रोज में अगर हम देखेंगे, प्रोज में भाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क ऑफ 15th सेंचुरी, जो बहुत बड़ा मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, सर टॉमस मैलरी. सर टॉमस मैलरी, इनका एक पोएम था, ये एक प्रोज पोएम है, ले मोटे डी आर्थर, है ना, ले मोटे डी आर्थर. इसका इंग्लिश में अगर हम देखेंगे, द डेथ ऑफ किंग आर्थर. ठीक है ना, डेथ ऑफ, इसको बोल देंगे डेथ ऑफ किंग आर्थर. ये इंग्लिश वाला एक ट्रांसलेटेड नेम है. ले मोटे डी आर्थर मीन्स डेथ ऑफ किंग आर्थर. तो किंग आर्थर एंड हिज 12 नाइट्स की स्टोरी है. ठीक है, किस प्रकार इनका जो है कैसा इनका रोल था, फिर कैसे इन्होंने जो है
ये इनकी जर्नी होती है ना, द लास्ट सपर ऑफ क्राइस्ट, उसके खोज में ये जाते हैं। इनका किंग आर्थर का एक स्वॉर्ड भी थी, स्वॉर्ड तलवार है ना, उनका नाम था, उसका नाम था एक्सकैलिबर, एक्सकैलिबर। तो कई मतलब जो है इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफ़ी मिथिकल स्टोरी है। तो सर थॉमस मैलरी की ये पोएम जो थी, बहुत प्रोज पोएम जो थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क भी कह रहे हैं, इसलिए प्रोज वर्क है ना। तो प्रोज वर्क में इसलिए क्योंकि ये पोएटिक है, प्रोज में लिखा गया है, प्रोज में स्टोरी के रूप, नरेशन के रूप में लिखा है, नैरेटिव, एक बढ़िया सा नैरेटिव है इसमें, है ना, कहानी है। और जो कि 15th सेंचुरी में पब्लिश कब हुई थी, 1485 में, है ना, कब पब्लिश हुई, 1485 में, है ना। इट वॉज रिटन इन मिडिल इंग्लिश, है ना। कौन से इंग्लिश में लिखी गई थी, मिडिल इंग्लिश में लिखी गई थी, ठीक है। अभी भी मतलब जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है चीज़ें मिडिल इंग्लिश में लिखी जा रही है, लेकिन इंग्लिश को सॉलिडिफाइड जो फॉर्म है वो 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी में अच्छा खासा मतलब जो है सामने मतलब निकल कर आती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स इन द बैरन एज। अगर हम इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स की बात करते हैं, क्या क्या घटनाएं हुई इंपॉर्टेंट जो कि बैरन एज में घटित हुई, तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट वी सी, इट इज इन 1476 विलियम कैक्सटन established द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस। कितना बड़ा रोल होगा यहाँ पे, देखिए प्रिंटिंग प्रेस का। इन 1476 विलियम कैक्सटन established the very first printing press near वेस्टमिंस्टर एबे, है ना। तो वेस्टमिंस्टर एबे के पास में ही एक प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश की इन 1476 विलियम कैक्सटन ने, है ना। एंड बिगेन टू पब्लिश द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ दैट टाइम, है ना। और बहुत सारे जो मोस्ट पब्लिक इंपॉर्टेंट बुक्स थी उनको पब्लिश करना शुरू किया। जब विलियम कैक्सटन का ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये स्टेब्लिश हुआ, तो यहाँ से कई सारी चीज़ें मतलब जो है कई ज़्यादा मात्रा में किताबों का छपना शुरू हुआ। बाइबल्स छपी, है ना। ये जो बुक थी ले मोटे डी आर्थर, है ना, वो भी छपना शुरू हुआ, है ना। तो भाई हम देखते हैं जो 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 हमारा इन्फ्लुएंस था प्रिंटिंग प्रेस का, वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है इस फॉर्म पे हुआ कि जो भी चीज़ें हुई वो काफ़ी मात्रा में सर्कुलेट होनी शुरू हुई, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो साइकिल ऑफ ट्रॉय हो, ट्रॉय की जो जो बुक्स हैं, है ना, द बुक रिसाइकिल ऑफ ट्रॉय सर ऐसे एक बुक थी, वो भी पब्लिश हुई, है ना। और कई सारे जो है वहाँ पर पोएम्स वगैरह पब्लिश हुई। तो भाई द इन्वेंशन ऑफ द प्रेस कंट्रीब्यूटेड टू स्प्रेड लर्निंग, है ना। तो भाई जो इन्वेंशन था, जो आविष्कार था प्रिंटिंग प्रेस का, वो उसने भाई बहुत मीन्स नेक्स्ट लेवल पे कंट्रीब्यूट किया, किसको स्प्रेड करने में, लर्निंग को स्प्रेड करने में, लर्निंग को बढ़ावा देने में, है ना। ब्रिंग डिसिप्लिन, है ना, वोकेबलरी को सेव करने में, एंड स्पेलिंग्स ऑफ द टाइम, है ना। तो यहाँ पर ये था हमारा बैरनाइज सी द चौसेरियंस who followed Geoffrey Chaucer in England and who followed Geoffrey Chaucer in Scotland, right? These two groups were the very famous groups of the 15th century, and in prose we see Le Motte d'Arthur. There was some development, little bit development in prose. Le Motte d'Arthur by Sir Thomas Malory, you know, written in Middle English language and published in 1485.